हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK_एक्सप्लोरर के अंदर। साथियों, हमने जो है वर्तमान में लाइब्रेरी के मॉडल क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं साथियों, जिसमें कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वर्तमान में एग्ज़ाम्स के अंदर पुट होने लायक क्वेश्चन है वह क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ साथियों। हमने इससे पहले सबसे पहले तो साथियों यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना कि यह पेपर 3 है। कौन सा है? पेपर 3 है ना साथियों। कौन सा पेपर हम एनालिसिस कर रहे हैं अभी? पेपर 3 है ना। पेपर 3 का पार्ट फर्स्ट है ना साथियों। कौन सा? पार्ट फर्स्ट। पेपर 3 का पार्ट फर्स्ट है ना। ये टाइपिंग मिस्टेक रहेगी साथियों, कोई नहीं। तो साथियों, इससे पहले हमने आपने देखा है पेपर 1 के दोनों पार्ट, पेपर 2 के दोनों पार्ट कर चुके हैं साथियों। उसी सीरीज में आज हम पार्ट 3 का पार्ट 1 करेंगे साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी जो सांख्यिकीय हाइपोथेसिस है वह किससे ड्राइव होता है साथियों, किससे निकलता है ना। फ्रेम से नहीं, सैंपल से नहीं, फैक्ट से नहीं, कहाँ से? डेटा से। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस किससे ड्राइव होता है साथियों? तो यह ड्राइव होता है डेटा से। किससे? डेटा से है ना। तो ध्यान रखना, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज ड्राइव फ्रॉम डेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है साथियों, द फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल इन द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड बाय विच कंट्री। विश्व का जो पहला पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय विज्ञान का स्कूल है ना, विश्व में सबसे पहले कौन से देश में? तो आपको पता ही है साथियों, इसका USA अमेरिका है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है। तो आपको पता ही किसने प्रारंभ किया था 1887 में? किसने प्रारंभ किया था साथियों पुस्तकालय विज्ञान का पहला स्कूल, लाइब्रेरी इकोनॉमी? हाँ साथियों, मेलविल डेवी ने, है ना, मेलविल डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द टर्म वेबोमेट्रिक वाज कॉइन्ड बाय। तो जो टर्म है वेबोमेट्रिक्स किसके द्वारा इसकी खोज की गई साथियों? तो थॉमस आल्मिट के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस आल्मिट के द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये नोट डाउन कर लेना साथियों। ये नया क्वेश्चन है ना। तो आने वाले जो एग्ज़ाम है उनकी दृष्टि से सर्वाधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेबोमेट्रिक्स की खोज किसने की थी? थॉमस आल्मिट ने, है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, विच लाइब्रेरीज आर आल्सो रेफर्ड टू एज मीडिया सेंटर्स। तो कौन सा जो पुस्तकालय है वह किसको रेफर करता है? मीडिया सेंटर्स को, है ना। तो यह है स्कूल लाइब्रेरीज। स्कूल लाइब्रेरीज साथियों, ये मैंने क्वेश्चन स्पेशली इसलिए डाला है क्योंकि इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट का जो आंसर होगा या तो होगा कॉलेज लाइब्रेरीज या होगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, जो कि आंसर है गलत है साथियों, है ना। तो ध्यान रखना, कौन सा पुस्तकालय जो है मीडिया सेंटर्स को रेफर करता है? तो स्कूल लाइब्रेरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द हेड ऑफ ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो आपको पता ही है जो कोई सी भी लाइब्रेरी हो उसका प्रमुख कौन होता है? तो जो लाइब्रेरी सेक्टर का जो सबसे मुखिया होता है वही उसका प्रमुख होता है। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का सबसे मुखिया कौन होगा साथियों? तो उसका चीफ लाइब्रेरियन उसका मुखिया होगा, है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, द डेटाबेस विच कंटेन द ओरिजिनल सोर्स डाटा इज मशीन रीडेबल फॉर्म इज नाउन एज। यानी द डेटाबेस विच कंटेन द ओरिजिनल सोर्स, यानी ऐसा कौन सा डेटाबेस है जो ओरिजिनल सोर्स डाटा मशीन रीडेबल फॉर्म में हमें देता है साथियों। यानी कि ये ओरिजिनल सोर्स दे रहा है, यानी किसी को रेफ़र नहीं कर रहा साथियों, है ना। यहाँ पे ये हमारे को रेफ़र नहीं कर रहा है, डायरेक्शन नहीं दे रहा है कि यह डेटा या यह सूचना आपको वहाँ मिलेगी, है ना।
यानी कि ये डायरेक्ट हमारे को ओरिजिनल सोर्स जो है उपलब्ध करवा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे साथियों, सोर्स डेटाबेस है ना साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच इंडियन ऑथर हैज़ वर्कड एक्सटेंसली ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कौन सा लेखक है, कौन सा भारतीय लेखक है जिसने किस पे कार्य किया है, मानव संसाधन विकास के ऊपर स्पेशल कार्य किया है साथियों। तो ये कौन सा है, टीवी राव है ना। हाल ही में ये MPPSC के एग्ज़ाम में भी आया था साथियों, तो आप इसको डिनोट कर लेना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वहाँ का लिया गया क्वेश्चन है साथियों ये, है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव रेफरेंस टूल। तो कौन सा जो है इनमें से सर्वाधिक इफेक्टिव रेफरेंस टूल है साथियों। सर्वाधिक यहाँ बात हो रही है मोस्ट इफेक्टिव की, है ना। रेफरेंस टूल तो देखो साथियों, कैटालॉग, बिब्लियोग्राफी, है ना, ये दोनों ही रेफरेंस टूल है, अपेंडिक्स है ना, यानी ये सारे रेफरेंस टूल है। लेकिन मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है, तो साथियों इसमें कैटालॉग मोस्ट इफेक्टिव रेफरेंस टूल है साथियों, है ना। मोस्ट इफेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे साथियों। तो हमारे को क्या शब्दों पे विशेष जोर देना पड़ता है एक वर्ड पे कि क्वेश्चन का हमारे को किस दिशा में लेना चाह रहा है ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। साथियों आवाज़ थोड़ी आपको अलग सी लग रही होगी, क्योंकि आज क्या है, मैं एक सामाजिक जो है प्रोग्राम में गया हुआ था, आते टाइम बारिश के अंदर भीग गया, उससे थोड़ा सा आवाज़ में यानी तबीयत में जो है ख़राब होने की संभावना है साथियों, है ना। तो थोड़ा सा आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर ले साथियों, क्योंकि जो है बोलने में काफ़ी समस्या आ रही है। फिर भी मैं आपके लिए यह क्लास लेके आया हूँ साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज़ डन इन द लाइब्रेरीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज़ डन इन द लाइब्रेरी विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा संगठन। तो साथियों सूचना और ज्ञान को संगठित करने के लिए किसमें, पुस्तकालयों में, तो वह कौन सा सेक्शन है साथियों। तो उस कौन सी प्रक्रिया है, यानी डॉक्यूमेंटेशन नहीं, इंफॉर्मेशन सर्विस डिस्पेंसन नहीं, कैटालॉगिंग नहीं, क्लासिफिकेशन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्योंकि हम सूचना और ज्ञान को संगठित या ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको, है ना, किसका उपयोग करते हैं, क्लासिफिकेशन का, है ना। पुस्तकालय के अंदर हम ज्ञान को अलग अलग भागों में बांटते हैं उसके विषयों के अनुसार, तो उसको क्या कहते हैं साथियों, क्लासिफिकेशन करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर साथियों, द आउटलाइन ऑफ कैनन क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय। यहाँ पे कुछ नहीं है साथियों, कलर क्लासिफिकेशन किसने दिया था, SR रंगनाथन ने। इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने के लिए द आउटलाइन, है ना। तो इस तरह से हमारे को ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को। अब डायरेक्ट ये कॉलम क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय, तो आपने डायरेक्ट SR रंगनाथन, लेकिन हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमाया ताकि बच्चे क्या हो, कंफ्यूज, है ना। तो इस तरह से हमारे को कंफ्यूज नहीं होते हुए सही आंसर देना साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 इंटरनेशनल कैलिबर 2022। अब साथियों इसमें ध्यान रखना है एक तो कि अभी 2022 में कौन सी कैलिबर हुई है, 13वीं, है ना। तो इस तरीके से हमारे को ध्यान रखना है, 13वीं कैलिबर कब हुई है, तो 2022 में। अब यह किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, तो इन्फ्लिबनेट के द्वारा। अब यहाँ पे दिया है कि ये जो 13वीं इंटरनेशनल कैलिबर 2022 ऑर्गेनाइज हुई है इन्फ्लिबनेट के द्वारा, तो इसका सहयोगी कौन था साथियों। तो इसमें क्या दिया है, इसका सहयोगी कौन सा है। तो इनमें से देखो साथियों, KIIT भुवनेश्वर नहीं है, अन्ना नहीं है, BHU है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। जो 13वीं अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर 2022 हुई है उसमें BHU ने कोलैबोरेशन किया है, किसका, इन्फ्लिबनेट का, ना, इसको आयोजित करने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है करंट एंड आर्चिवल एक्सेस टू कोर एंड पीयर रिव्यूड जर्नल एंड बिब्लियोग्राफिक साइटेशन एंड फैक्चुअल डेटाबेसेस इन डिफरेंट डिसिप्लिन फॉर इट्स मेंबर इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कवर अंडर यूजीसी एक्ट 12 और 2F। तो साथियों इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें देखना है कि करंट में, वर्तमान में, करंट एंड आर्चिवल एक्सेस टू कोर एंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स, यानी जो कोर और पीयर रिव्यू जर्नल है उनको एक्सेस करने के लिए बिब्लियोग्राफिक साइटेशन एंड फैक्चुअल डेटाबेसेस इन डिफरेंट डिसिप्लिन, यानी सभी प्रकार के डिसिप्लिन्स में, है ना, फॉर इट्स मेंबर, इसके सदस्य, इंक्लूडिंग सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों के लिए, यानी इसके जो मेंबर हैं उनके लिए, सभी विश्वविद्यालयों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए जर्नल्स और बिब्लियोग्राफिक साइटेशन कौन उपलब्ध कराता है? तो साथियों यह उपलब्ध कराता है ई शोध सिंधु, है ना साथियों, जिसका निर्माण कब हुआ था? 2015 में। अब आप कमेंट करेंगे कि किस से मिला के ई शोध सिंधु का निर्माण हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। द नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट्स स्टोर्स एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन टू असिस्ट नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसको सहायता देने के लिए? राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को। स्पेंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड बूस्ट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नेशन वाइड कमीशनड इन नवंबर 1977 के अंदर। तो आपको पता है ये 1976 में किसकी स्थापना हुई थी? NIC की, और 1977 में NICNET की, है ना, निकनेट की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म धर्मगंज एंड धर्मगंजा, है ना, धर्मगुंज, यहाँ पे क्या साथियों? धर्मगुंज और धर्मगंज, यह दोनों किससे संबंधित है साथियों? तो नालंदा से, है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा लाइब्रेरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो 6 महीने तक लगातार जली थी साथियों। कितने मंथ तक? 6 मंथ तक। तो इसमें आग किसने लगाई थी साथियों? किसने लगाई थी? बख्तियार खिलजी ने, है ना। किसने साथियों? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी जो है उन्होंने इसमें आग लगा दी थी, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय लगातार 6 महीने तक जो भी इसमें ग्रंथ रखे हुए थे वो जल गए थे, है ना साथियों। तो 14 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट इनेक्टेड इन द ईयर, जो केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वह कौन से वर्ष में इनेक्टेड हुआ था साथियों? तो 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द कैनन ऑफ करेंसी विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैनन इन द वर्बल प्लान्स हैज़ रिप्लेस द टर्म लाइब्रेरी कोऑपरेशन। द कैनन ऑफ करेंसी, कौन सा? द कैनन ऑफ करेंसी विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट कैनन इन द वर्बल प्लान दैट रिप्लेस द टर्म, यानी लाइब्रेरी जो कोऑपरेशन है इसको किसने रिप्लेस किया साथियों? किसने किया है? देखो, लाइब्रेरी कंसोर्टिया, लाइब्रेरी पब्लिसिटी, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन नंबर 4 है रिसोर्स शेयरिंग। तो किसने? रिसोर्स शेयरिंग ने। किसने? रिसोर्स शेयरिंग ने। लाइब्रेरी कोऑपरेशन को किसने? रिसोर्स शेयरिंग ने। रिसोर्स शेयरिंग ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 17, एज द लाइब्रेरी हैविंग ड्यूटी ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग फॉर पोस्टेरिटी द लिटरेरी प्रोडक्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द सेंट्रल स्टेशन फॉर असेंबलिंग एंड डिसमिनेटिंग थ्रो एनर्जी, यानी एज द लाइब्रेरी कौन सा पुस्तकालय है जो कलेक्ट करता है और संरक्षित करता है ना, आने वाले समय के लिए किसको? साहित्यिक उत्पादों को,
यानी किसी देश के या राज्यों के साहित्यिक उत्पादों को कौन संग्रहित करता है साथियों? तो नेशनल लाइब्रेरी। यह कार्य किसका है? नेशनल लाइब्रेरी का ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में मैच करने वाला क्वेश्चन है साथियों। देखते हैं। देखो सबसे पहले प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट है ना, 3 नंबर ऑप्शन में है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। तो ये कब आया था? 1867 में। अब इससे जो है अगर हम मैच करें तो देखो साथियों, सी में 2, यानी कि सी में 2 कहाँ पे है साथियों? सी में 2 केवल ऑप्शन नंबर 1 के अंदर सी में 2 है, बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो एक बार इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है मैचिंग का, तो इस तरीके से अगर आपको जो बिल्कुल सटीक पता हो उसको मैच करके आप आंसर दे सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी। और हम इसको कंप्लीट एनालिसिस करते हैं साथियों, तो सी में हो जाएगा 2 और ए में कौन सा? द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। तो ये कब आया था? 1954 में। और जो द डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी रूल्स कब आया था? 1955 में आया था साथियों। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर सेंट्रल रूल्स कब आया था साथियों? तो 1956 में यह आया था साथियों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है साथियों, वही मैचिंग का क्वेश्चन है साथियों। देखो इसके अंदर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये किससे संबंधित है? फोर्स, फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यानी ए में क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, किससे संबंधित है साथियों? तो DAC से। एग्रीकल्चर किससे संबंधित है साथियों? तो आपको पता है एग्रीकल्चर शेरा से संबंधित है। स्टैटिक्स किससे संबंधित है? तो ISI यानी इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है ना। इस तरीके से क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर 4 3 2 1। अब देखो साथियों किस में है 4 3 2 1? तो ऑप्शन नंबर सी में 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन वही मैचिंग का क्वेश्चन है साथियों। सबसे पहले LAUK, यानी अपन इधर से देखें इंटरनेशनल कैटालॉगिंग क्वार्टरली, तो ये किसका है? इफ्ला का है ना। इंटरनेशनल कैटालॉगिंग किसका है? इफ्ला का। और किस आवृत्ति क्या है इसकी? क्वार्टरली है ना। नेक्स्ट बेल्जियम किसका? FID का। अस्लीप किसका? एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ना। ये किससे संबंधित है? जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन से। लास्ट में बचा गया LAUK, जो किससे हैं? जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। अब ये ध्यान रखना साथियों, इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप यानी लाइब्रेरियनशिप के बारे में पूछे तो इसको अस्लीप से कभी भी मैच नहीं करना, आपको किससे करना है? LAUK से या स्लिप से है ना। यहाँ पे LAUK की जगह स्लिप भी दे सकता है ना। और ध्यान रखना जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की आवृत्ति क्या है? क्वार्टरली। और इंटरनेशनल कैटलॉगिंग की आवृत्ति क्या है? क्वार्टरली है ना। ये चीज़ दोनों चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए आवश्यक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म डाटा स्मोक वाज कॉइन्ड बाय, यानी यह टर्म कौन सी टर्म? डाटा स्मोक। कौन सी टर्म? डाटा स्मोक। किसने खोज करी थी साथियों? तो इसकी खोज करी थी डेविड शेक ने। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से है ना। डाटा स्मोक का एग्ज़ाम डेफिनेटली एग्ज़ाम में पुटअप होगा आपका, इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेना साथियों। और याद रखना ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। डाटा का D फॉर डेविड और S फॉर शेक है ना, दोनों वर्ड इसके मिल भी रहे हैं। तो साथियों इस तरीके से 21 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द डाटा, यानी डाटा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है साथियों? डाटा इज ए सेट ऑफ डिफरेंट सिंबल एंड कैरेक्टर, बिल्कुल सही है साथियों। डाटा इज मीनिंगलेस विथआउट कंटेक्स्ट, बिल्कुल सही है साथियों। डाटा कैन बी प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ मशीन, यस, तीनों इसके एग्जाम्पल सही है साथियों। इसको याद कर लेना, आने वाले एग्ज़ाम में यह भी पूछा जा सकता है कथन और कारण में है ना, कि डाटा इज ए सेट ऑफ डिफरेंट सिंबल एंड कैरेक्टर, डाटा इज ए मीनिंगफुल विदाउट कंटेक्स्ट। तो यही क्या है साथियों, कई बार क्या है कथन और कारण भी इन्हीं इसी टाइप के जो क्वेश्चन है उन्हीं में से उठा के नए क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आपको याद कर लेना डाटा क्या है, तो यह एक सेट है,
किसका, सिंबल और कैरेक्टर का। और डाटा इज मीनिंगलेस, यानी डाटा मीनिंगलेस है, अर्थलेस है, किसके बिना, कंटेक्स्ट के बिना। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड विद द हेल्प ऑफ, यानी डाटा का प्रोसेस किसकी सहायता से किया जाता है, मशीन्स की सहायता से, है ना साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो साथियों, है ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कहता है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द आरटीआई एक्ट 2005। तो आरटीआई एक्ट 2005 ने किसको रिप्लेस किया था साथियों, तो इसने किया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जो 2002 में आया था। यानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था, 2002 में। इसने किसको रिप्लेस, इसको किसने रिप्लेस किया, तो आरटीआई एक्ट जो 2005 में आया था उसी ने इसको रिप्लेस किया था साथियों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 क्वेश्चन है साथियों, ए सिटीजन हु डिजायर टू सीक इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 इज रिक्वायर्ड टू पे ए फीस ऑफ, यानी कि एक कोई भी भारतीय सिटीजन है, देश का नागरिक है, उसको आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना पाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ता है साथियों, तो मात्र 10 रुपये उसको भुगतान करना पड़ता है। और अगर कोई बीपीएल कैंडिडेट है तो उसको यह सूचना कैसे मिलती है, निःशुल्क मिलती है साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कौन सा कथन सत्य है आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। तो देखो साथियों, वही कथन निष्कर्ष आने वाले एग्जाम में इसमें से ही बन सकता है साथियों, तो इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। तो देखो साथियों, द आरटीआई एक्ट 2005 इज एप्लीकेबल टू बोथ सेंट्रल एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है साथियों, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे इसमें से कथन निष्कर्ष के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सेम स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है ना, तो इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है, ए सिटीजन फ्रॉम बीपीएल कैटेगरी नॉट नीड। तो मैंने अभी बताया था कि बीपीएल कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट है उसको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 हम देखते हैं साथियों, तो देयर इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो यह कथन क्या कह रहा है साथियों, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक फिक्स फॉर्मेट होता है, प्रेस्क्राइब्ड यानी पूर्व से निर्धारित एक फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, क्या, सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। तो साथियों यह कथन बिल्कुल गलत है, यानी कि कोई भी पूर्व निर्धारित फॉर्मेट नहीं होता है। हमें सिंपल सा एक एप्लीकेशन देना है, उसमें सब्जेक्ट ये लिखना है कि क्या लिखना है कि सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005, बस इतना सा सब्जेक्ट लिख के बाकी अपन जो भी सूचना चाहते हैं वह सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो इसका जो ये कथन है यह क्या हो जाता है, गलत है ना साथियों। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल इज नाउन एज मदर ऑफ मॉडल। तो मदर ऑफ मॉडल्स की बात करते हैं तो साथियों आपका इस पर जो जवाब होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से मैक्सिमम कैंडिडेट इसका अरस्तु मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसका सही जवाब देंगे, बल्कि यह सही जवाब नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिनोनिम वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। यानी मॉडल्स, यानी सभी जो मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के, उनकी माता के रूप में किसको जाना जाता है, सिनोनिम वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ओपन एक्सेस मूवमेंट। यानी ओपन एक्सेस जो मूवमेंट है उसके बारे में कौन से कथन सही है साथियों। तो देखो साथियों, इन ओपन एक्सेस देयर आर नो फाइनेंशियल लीगल टेक्निकल बैरियर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ओपन एक्सेस है तो बैरियर इसमें है ही नहीं, यानी यह कथन बिल्कुल सही है। ओपन एक्सेस इंक्रीजेज द विजिबिलिटी एंड रीयूज ऑफ एकेडमिक रिसर्च रिजल्ट, बिल्कुल सही है साथियों। जो ओपन एक्सेस होता है वह वृद्धि करता है किसमें, विजिबिलिटी एंड रीयूज एकेडमिक रिसर्च रिजल्ट्स के अंदर, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 नंबर कथन क्या साथियों, ओपन एक्सेस कवर ओनली, यहाँ पे कह रहा है ओनली पीर रिव्यू जर्नल पब्लिकेशन, यानी यह केवल पीर रिव्यू जर्नल पब्लिकेशन को ही कवर करता है, एंड नोट बुक्स। यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों,
क्योंकि यह न केवल बुक्स को भी कवर करता है बल्कि मोनोग्राफ को भी यह कवर करता है साथियों। तो इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, क्योंकि डेफिनेटली इसके में से आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है साथियों। ओपन एक्सेस कवर पीयर रिव्यू जर्नल पब्लिकेशन एंड बुक्स, यानी दोनों को ही यह कवर करता है और साथ में मोनोग्राफ को भी, है ना साथियों। तो 27 नंबर का वैसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 28 नंबर क्वेश्चन है, बर्न कन्वेंशन अडॉप्टेड इन 1886। सबको पता है बर्न कन्वेंशन 1886 में अडॉप्ट किया गया था साथियों, लेकिन यह किसके साथ किससे संबंधित है, यानी ये किससे संबंधित है, पेटेंट से नहीं, ट्रेडमार्क से नहीं, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क है ना, यानी जो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क है उनसे यह संबंधित है ना। और प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट, यानी कि यह भी गलत है। 28 नंबर में सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज CBFC स्टैंड फॉर। जो CBFC है वह किससे संबंधित है साथियों, तो देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फूड सर्टिफिकेशन नहीं है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट बिल्कुल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इसमें। तो ध्यान रखना CBFC की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ विप्रो लोकेटेड। जो विप्रो का मुख्यालय वह कहाँ स्थित है साथियों, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर विप्रो का मुख्यालय स्थित है। विप्रो की स्थापना आपको पता ही है कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू लैंकेस्टर कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी बाई इन खालिस्तान वेज। कितने वेज में इसको जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लैंकेस्टर कम्युनिकेशन यानी लैंकेस्टर संचार के अंदर साइंस और जो टेक्नोलॉजी है वो कितने वे के अंदर है, 2 वे के अंदर है ना। तो यह अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इनविजिबल कॉलेज रिलेटेड टू। जो इनविजिबल कॉलेज है वह किससे संबंधित है साथियों। देखो अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। यह ऑथर वर्किंग इन सेम इंस्टीट्यूट, ये तो ऑथर वर्किंग इन सेम इंस्टीट्यूट विद डिफरेंस फील्ड नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑथर वर्किंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन विद डिफरेंट फील्ड नहीं, ऑथर वर्किंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट, यानी लेखक जो है अलग अलग संस्थाओं में काम कर सकता है लेकिन उसका फील्ड क्या होता है, सेम फील्ड है ना, यानी सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नॉलेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। आपको पता है नॉलेज को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो होता है टैसिट नॉलेज, एक होता है एक्सप्लिसिट नॉलेज। इन दोनों के बारे में मैंने पहले आपको एक वीडियो के अंदर ओल्ड जो क्वेश्चन पे सॉरी शायद MPPSC का समझाया था या अभी हाल ही में एग्ज़ाम में आया था साथियों, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से इसको स्पष्ट किया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 33 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कलेक्शन ऑफ डाटा और फैक्ट्स आर कॉल्ड। जो डाटा और फैक्ट्स का जो संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं साथियों, इन्फॉर्मेशन है ना। 34 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट फैक्ट एंड द फिगर बाई। किसके द्वारा साथियों, तो ये हाफमैन के द्वारा है ना, यानी सूचना को किसने परिभाषित किया है कि सूचना क्या है, ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट फैक्ट्स एंड द फिगर्स है ना। तो यह किसने, हाफमैन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, यानी सूचना समाज का कॉन्सेप्ट कब इमर्ज इन द ईयर, कौन से वर्ष जो है सूचना समाज का सिद्धांत आया था साथियों, तो 1970 में है ना। 36 नंबर में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। 36 में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन INIS यानी इंटरनेशनल
न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, INIS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज ए वेरी हाई कैपेसिटी, स्पीड ऑफ ऑपरेशन मेजर्ड बाय ओनली। तो साथियों आपको पता ही है कि सर्वाधिक स्पीड किसकी है इंटरनेट नेटवर्किंग के अंदर? CFC की। किसकी? CFC की, यानी OFC की, है ना? किसकी? OFC की, सॉरी, किसकी है? OFC की, ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना? ऑप्टिकल फाइबर केबल आप जानते हैं ज़मीन में से जो केबल बिछाई जाती है, आजकल मैक्सिमम जो है OFC केबल ही काम में ली जाती है ना? और यह किस तरह की केबल होती है? तो यह एक गाइडेड जो है केबल होती है साथियों। इसमें जो डेटा जाता है गाइडेड डेटा ही इसमें भेजा जाता है साथियों। 38 में ऑप्शन नंबर सी है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है साथियों? सी है ना। मैंने इसको ऊपर रखा है, बी को जानबूझ के नीचे रखा है ताकि आपको वो प्रैक्टिस हो पाए कि कहीं भी हमारे को ये देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा, यानी पेपर में कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है उसी को हमारे को क्लिक करना है। ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों, है ना। तो यही ध्यान रखना है हमारे को, इसी तरह से एग्ज़ाम्स के अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ऑल गुड इन्फॉर्मेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सभी अच्छी सूचना किसको फॉलोइंग, उसकी विशेषताएं क्या है साथियों? जो अच्छी सूचना होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं? यानी सब्जेक्टिविटी यस, टाइमलाइनेस यस, यानी कोई भी सूचना है ना समय पर ही, जो सूचना जिस समय चाहिए जाती है उसी समय उसको उपलब्ध होना चाहिए, और वह रिलेवेंस हो, बिल्कुल सही, यानी ऑल द अबोव बिल्कुल सही आंसर है साथियों। 39 में डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज रिलेटेड टू शनोन एंड वीवर मॉडल? विच वन इज रिलेटेड टू, कौन सा एक शनोन वीवर मॉडल से संदर्भित है साथियों? तो आपको बताइए, अभी हाल ही में हमने किया था कम्युनिकेशन मॉडल, है ना। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, 1949 में यह मॉडल दिया गया था कम्युनिकेशन के लिए। 40 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल हो चुके हैं साथियों। 41वां क्वेश्चन, इन कॉलम क्लासिफिकेशन 6 एडिशन 1960 द क्लास नंबर R6 स्टैंड फॉर। R6 किसके लिए है साथियों? यानी किसमें? कॉलम क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में जो 1960 में आया था उसमें क्लास नंबर R6 किससे संबंधित है साथियों? तो यह है इंडियन फिलोसॉफी से संबंधित है ना। 41 में सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साथियों, खालिस्तान इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग टुगेदर ऑफ एंटिटी, यानी जो सत्ताएं हैं, एंटिटी का मतलब क्या होता है? सत्ता, है ना। तो जो सत्ताएं हैं उनको एक साथ लाने के लिए, कलेक्टिंग टुगेदर द लार्ज मैसेज विथआउट कोहेरेंस अमोंग द कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट को किसी भी तरह का कोहेरेंस करने से बिना, कोहेरेंस यानी उनको जोड़ तोड़ करे बिना उनको सत्ताओं को एक दूसरे के पास में संग्रहित करना, क्या कहलाता है साथियों? तो ये कहलाता है एग्लोमेरेशन, है ना, एग्लोमेरेशन। 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और एग्लोमेरेशन का जो एग्जाम्पल है आपको पता ही कौन कौन से हैं? सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, है ना, ये सारे किसके हैं? एग्लोमेरेशन के। 42 नंबर क्वेश्चन हो चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इन यूडीसी द सिंबल इक्वल टू यानी यह सिंबल यूज टू इंडिकेट द कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ, तो किसको इंडिकेट करता है साथियों? ये लैंग्वेज को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इन DDC 23rd एडिशन द न्यू नंबर एडेड इन द शेड्यूल 4 020 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो किसके कॉन्सेप्ट हैं? तो यह है वैश्विक रूप से, है ना, वैश्विक रूप से, यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करता है साथियों। तो 44 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन को आप अच्छे से
जो है नोट डाउन कर लेना साथियों। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पता है आप लोग इन्हीं तीनों में से कोई जवाब देने वाले थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। 44 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 45, कैनन ऑफ डिस्ट्रिक्टनेस इज ए कैनन रिलेटेड टू द राइटिंग ऑफ खालिस्तान इन ए बुक। कैनन ऑफ डिस्ट्रिक्टनेस इज ए कैनन रिलेटेड टू राइटिंग ऑफ, किससे रिलेटेड है साथियों, तो ये किससे रिलेटेड है, कॉल नंबर से, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी यह है, इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। कैनन ऑफ डिस्ट्रिक्टनेस इज ए कैनन रिलेटेड टू द राइटिंग ऑफ कॉल नंबर इन ए बुक, यानी 45 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 46 क्वेश्चन, इन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम द ब्रॉड सब्जेक्ट नंबर पी स्टैंड फॉर, पी किसके लिए है साथियों, एलसीसी के अंदर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत है, तो पी किसको डिनोट करता है साथियों, तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यूजेज खालिस्तान बुक नंबरिंग सिस्टम फॉर इंग्लिश बुक्स रिटन बाय द नॉन इंडियन राइटर्स, तो ये किस नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा कौन सा बुक नंबरिंग सिस्टम यूज में किया जाता है साथियों, तो कट्टर सिस्टम, है ना। 47 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द फेसेट फॉर्मूला फॉर द सब्जेक्ट लिटरेचर इन कॉलन क्लासिफिकेशन एडिशन 6, यह फॉर्म जो फेसेट फॉर्मूला है साथियों, इसके अंदर P2 कौन सा, P2 किसको संदर्भित करता है साथियों, तो आपको एक चीज़ ध्यान रख लेना साथियों, ओ लिटरेचर का जो है यह फेसेट फॉर्मूला लगभग हर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है साथियों। तो इसमें ये चारों इन चारों में से एक ज़रूर पूछा जाता है, या तो पूछा जाएगा P1, तो P1 ध्यान रखना किसके लिए है साथियों, P1 आएगा लैंग्वेज के लिए, किसके लिए, लैंग्वेज के लिए। अब P2 की बात करते हैं साथियों, तो P2 आपको ध्यान रखना है, एक तो P1 मैंने बता दिया, अब आप P3 भी लिख लो, चलो पहले P3 किसके लिए, ऑथर के लिए। अब बचा क्या आपके पास, फॉर्म और वर्क, और इधर क्या बचा, P2 और P4। तो ध्यान रखना साथियों, इनमें से P2 पहले आता है, P4 तो पहले आता है P2, है ना। तो इधर देखना साथियों, एफ पहले आता है, W एप पहले आता है, यानी कि फॉर्म पहले आ रहा है, तो P2 के साथ क्या हो जाएगा, फॉर्म, और P4 के साथ क्या हो जाएगा, वर्क, है ना साथियों। यानी आपको डेफिनेटली पता है P3 ऑथर के लिए आता है, P1 किसके लिए आता है, लैंग्वेज के लिए। अब ये कन्फ्यूज़न यहाँ होता है P2 और P4 में कि वर्क होगा या फॉर्म होगा, तो इन दोनों का बिल्कुल सही तरीका है, P2 पहले आएगा और इधर ऐप पहले आएगा, तो P2 किसके लिए, फॉर्म के लिए, वर्क किसके लिए, P4 के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा साथियों, P2 किसको इंडिकेट करता है, तो P2 किसको करेगा, फॉर्म को, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा साथियों। मैंने ऑप्शन उलटफेर किए हैं ताकि आप भ्रमित नहीं हो एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी से आपको ये प्रैक्टिस हो कि ऑप्शन कहीं भी हो सकता है। हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन में यहाँ पे क्या लिखा है, बी, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 48 में 20 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मॉइज क्लासिफिकेशन स्कीम, मॉइज क्लासिफिकेशन स्कीम इज ए स्पेशल क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर द सब्जेक्ट, तो किस सब्जेक्ट के लिए है साथियों, तो लॉ सब्जेक्ट के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इसमें भी। अब साथियों कुछ बच्चों को ऐसे भी लगेगा कि सर देखो कितनी छोटी सी चीज़ बता रहे हैं, ये तो बच्चे को भी पता है, यहाँ बी है तो हम बी भरेंगे। लेकिन साथियों क्या है, कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर हम ध्यान नहीं देते इस चीज़ को, और अगर 3 नंबर पर हमने डायरेक्ट सी कर दिया, कई बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं साथियों। मेरा उद्देश्य यही है कि छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिन पर हमारे को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जहाँ तक है आप लोगों ने देखा होगा हर बच्चा मेहनत करता है, लेकिन एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण से वो एग्ज़ाम में जो कंपटीशन है उसमें बाहर हो जाता है। और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो कई बार पॉइंटों से रहते हैं, उसके पीछे एक छोटी सी गलती होती है साथियों, तो वो हमेशा ज़िंदगी भर पछतावा होता है उसके लिए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे
जो भी स्टूडेंट है वो ऐसी गलती करे, है ना। इसलिए मैं बार बार जो गलतियां हैं वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का नेक्स्ट और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है ना साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है साथियों, कैनन फॉर चेन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो श्रृंखला का कैनन है ना। कंटेंट कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, यानी कैनन फॉर चेन 2 है। कौन सा, पहला कौन सा है, कैनन फॉर डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, और दूसरा कौन सा है, तो कैनन फॉर मॉड्यूलेशन। ये है 2 कैनन है किसके, कैनन फॉर चेन के, किसके, श्रृंखला के, है ना साथियों। कैनन फॉर डिक्रीजिंग एक्सटेंशन और कैनन फॉर मॉड्यूलेशन, ये 2 कैनन चेन के आपको अक्सर पूछा जाता है। दोनों कैनन को ऊपर नीचे कैसे ही रख सकता है, ऑप्शन में भी दोनों एक साथ कहीं भी दे सकता है साथियों। तो ध्यान रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 हो चुका है साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुँचे। साथियों आज थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से आवाज़ में थोड़ी समस्या है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं साथियों। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।